हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीएसटी में जो टीडीएस लागू हुआ है उसके क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे टीडीएस के बारे में ए से जेड तक। तो आइए देखते हैं। जीएसटी में जो टीडीएस का सेक्शन है वो है सेक्शन 51। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आपने इनकम टैक्स में टीडीएस कभी सुना हो या काम किया हो तो वो वाला टीडीएस और जीएसटी वाला टीडीएस बिल्कुल सेम है। एक थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टीडीएस होता क्या है ये देख लीजिएगा। पहले देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी से गुड्स या फिर सर्विस लिया, ठीक है, और वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स के एवज में कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेना होता है और वो अमाउंट आप गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देते हैं। ठीक है, ये कौन डिडक्ट करता है? जिसने सर्विस लिया है, मतलब कि रिसिपिएंट। जब आप सप्लायर को पैसे देते हैं तो उस समय थोड़ा सा कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, अपना अमाउंट डिडक्ट किया, गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिया। अब जो सप्लायर है, चूंकि उसका तो टैक्स का कुछ पैसा आपने दिया नहीं है, काट लिया है, तो वो अपना अच्छे से सारा हिसाब किताब मेंटेन करता है और फिर अपना रिटर्न फाइल करके उस टैक्स के पैसे को एडजस्ट करा लेता है या फिर रिफंड क्लेम कर लेता है। तो टीडीएस लाया क्यों गया है ये भी आप समझ गए, ताकि जो भी अपना सप्लायर है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है जीएसटी के केस में, ये हिसाब किताब गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से दे और अपना हिसाब किताब अच्छे से मेंटेन करे। अब इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले टीडीएस में अंतर क्या है ये देखिएगा। इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं कि जो अपना सप्लायर है, जब उसको पैसे देते हैं तो थोड़ा सा पैसा काट के और गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देते हैं, अपना काम खत्म। अब सप्लायर जो है अपना रिटर्न फाइल करता है और अपना टीडीएस एडजस्ट कराता है या फिर रिफंड कराता है। जीएसटी में भी शुरू का काम बिल्कुल सेम है। क्या करते हैं, आप पैसे काटते हैं, गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देते हैं, लेकिन उसके बाद एक और काम आपको करना होता है। फिर रिसिपिएंट ही एक रिटर्न फाइल करता है जिसका नाम है जीएसटीआर 7। ये रिटर्न फाइल करने से क्या होता है, जो पैसा आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा कराया है वो पैसा आपके सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाके जमा हो जाता है, मतलब कि क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? ताकि वो जब अपना रिटर्न फाइल करे तो वो उसका आईटीसी क्लेम कर सके। बस इतना ही फर्क है और कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है। तो अब शुरू करते हैं। अपना जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 है ये बताता है कि किन किन को जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि काटना है। तो अ डिपार्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। लोकल अथॉरिटी हो, यानी कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या फिर ब्लॉक जो होता है वो सब, गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर कोई भी अदर पर्सन जिसको जीएसटी काउंसिल ने नोटिफाई किया है। तो इसने किसको नोटिफाई किया है ये भी देख लीजिएगा। तो कुछ नोटिफाइड पर्सन्स हैं, ये देख लीजिएगा। एन अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि अपना सीए इंस्टीट्यूट है, आईसीआई, या फिर कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है या फिर कंट्रोल है वो 51% या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर कोई भी सोसाइटी या फिर लोकल अथॉरिटी जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब कि पीएसयू। तो ये जो सारे पर्सन हैं इनको जीएसटी डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अब जीएसटी किस रेट पे डिडक्ट करना है तो यहाँ देखिएगा एक्ट क्या बोलता है, ये सीजीएसटी एक्ट है। टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1%। तो सीजीएसटी का 1% और एसजीएसटी का 1%, मतलब कि टोटल आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर है? फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। कब करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसके खाते में क्रेडिट कर रहे हैं पैसा, तो उसी समय आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल इनकम टैक्स वाला है। ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टैक्सेबल गुड्स या सर्विस आप रिसीव कर रहे हैं बस उसी केस में करना है। अगर एग्जम्प्टेड सप्लाईज आप रिसीव कर रहे हैं उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। वेयर टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2,50,000 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब
कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2,50,000 रुपए से ज़्यादा है, मतलब कि 2,50,000 है उससे कम का वैल्यू है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। 2,51,000 है उससे जितना भी ज़्यादा हो जाता है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एक और हमने ये यहाँ पे पढ़ा था अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक किसी भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जिनका जो वैल्यू है वो 2,50,000 रुपए से कम है और उसको 5-6 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बोलता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप क्लियर करेंगे कैसे। मान लीजिए कोई भी आपका मंसरिया नहीं होना चाहिए, मंसरिया एक वर्ड है लॉ में जो कि बोलता है गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जानबूझ के आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 5 लाख का वैल्यू था कॉन्ट्रैक्ट का और आपने सोचा इसको 3 कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं 1.5 लाख और 2 लाख के, ताकि टीडीएस डिडक्ट ना करना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए और आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि डिफरेंट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनका नेचर भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। और अगर नेचर सेम है, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, उसके लिए फर्स्ट फ्लोर के लिए आपने अलग एग्रीमेंट बनाया, सेकेंड फ्लोर के लिए अलग, थर्ड फ्लोर के लिए अलग, तो ठीक है। तो इसका अगर वैलिड रीजन है कि हाँ फंड नहीं आया था या फिर कुछ और रीजन था जिसके कारण अलग अलग एग्रीमेंट बनाना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप टीडीएस से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73, 74 और 122 का प्रोविजन लग जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगा। अब एक और बात रही थी टोटल वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ देखिएगा ये वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अबव द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस इंडिकेटेड इन द इनवॉइस। मतलब कि टीडीएस आपको किस अमाउंट पे काटना है, केवल टैक्सेबल अमाउंट पे। टैक्स पे आपको या तो वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो या फिर सेस हो, इस पे आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है। मान लीजिए आपने बिल बनाया 3 लाख का, 3 लाख का टैक्सेबल वैल्यू है, उसमें आपने 12% लगा दिया जीएसटी, तो ये 3,36,000 हो गया। लेकिन आपको जो टीडीएस है वो 3 लाख पे काटना है, ठीक है। 3 लाख पे 2% यानी कि 6,000, और आप जो सप्लायर है उसको पेमेंट करेंगे 3,30,000, क्योंकि 3,36,000 हुआ था, 6,000 आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और 3,30,000 पे कर दिया। एक और चीज़, मान लीजिए कि आपने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया तो टीडीएस लग जाएगा और आप उसको 5 बार में पेमेंट कर रहे हैं 1-1 लाख रुपया, तो जब जब आप पेमेंट करेंगे तब आप टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे एट द रेट 2%, ठीक है। क्योंकि टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू तो 5 लाख है तो टीडीएस तो काटना ही काटना है, भले ही आप कितने भी इंस्टॉलमेंट में उसको पेमेंट करें, ठीक है। तो क्लियर है। अब ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट और एज द केस में बी यूनियन टेरिटरी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीडीएस कब नहीं काटना है। तो देखिए 2-3 कंडीशन है जब आपको टीडीएस नहीं काटना है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रिसिपिएंट के स्टेट से यानी कि रिसिपिएंट के टेरिटरी से अलग है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा कहाँ गया माउस। देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो ये क्या चार्ज करेगा सप्लायर, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब देखिए क्या है इसमें, जैसे कि मान लीजिए इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया और ये जब अपना चूंकि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट भी दिल्ली है, सेम स्टेट है, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ही डिडक्ट करेगा टीडीएस के रूप में। तो चार्ज भी सीजीएसटी एसजीएसटी और डिडक्ट भी किया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये इजीली इसके खाते में इसको जमा करा सकता है, जो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा देना है। अगला देखिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई है अपना यूपी, तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग वो जीएसटी चार्ज करेगा। तो चूंकि स्टेट डिफरेंट हो रहा है तो क्या करेगा सप्लायर दिल्ली वाला, आईजीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है, और आईजीएसटी चार्ज करेगा। और चूंकि इसका भी लोकेशन जो है डिफरेंट है तो ये आईजीएसटी ही डिडक्ट करेगा और फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा देगा। अब ये तीसरा केस देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है यूपी। अब देखिए ये क्या करेगा,
दिल्ली वाला जो है, ये जब दिल्ली में प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहा है तो CGST और SGST बिल में चार्ज करेगा, ठीक है। अब जो यूपी में है, ये तो चूंकि यूपी और ये दिल्ली, तो ये जो TDS डिडक्ट करेगा ये तो IGST करेगा, और GST में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप IGST डिडक्ट करें और CGST और SGST में इसको डिपॉजिट करा दें, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले कंडीशन में TDS चार्ज होगा ही नहीं। अगला कंडीशन है देखिएगा एक और, कि सप्लायर का लोकेशन है दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई है यूपी और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है बिहार। तो सिंपल सी बात है, IGST ये चार्ज भी करेगा, IGST ये डिडक्ट भी करेगा और इसको डिपॉजिट भी करा देगा, तो यहाँ पे TDS एप्लीकेबल होगा। और 2 केस हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है जहाँ TDS चार्ज नहीं करना है। अगर जो है कॉन्ट्रैक्टर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी TDS चार्ज नहीं करना है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, देखिए जो अपना नोटिफिकेशन आया था उसमें सीधा सीधा बोला गया था कि जो TDS एप्लीकेबल होगा वो 1 अक्टूबर 2018 से होगा। तो वैसा कोई भी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने 1 अक्टूबर 2018 से पहले कर लिया है उस पे भी TDS बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला अपना क्या बोल रहा है कि the amount of TDS deducted shall be paid to the government by the deductor within 10 days after the end of the month in which such deduction is made। मतलब कि जिस मंथ में आप डिडक्शन करेंगे उस मंथ के अगले मंथ के 10 तारीख तक आपको जो है TDS का अमाउंट सरकार के खाते में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में है जो जमा करा देना है, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल प्रोसेस है, आप अपना चालान क्रिएट कीजिए, इसको जमा करा दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक वैसे ही अगले 10 तारीख तक ही आपको एक फॉर्म है जिसका नाम है GSTR 7 और वही रिटर्न आपको फाइल करना है, जिससे क्या होगा, पैसा तो आपने जमा करा दिया गवर्नमेंट के खाते में, लेकिन जब आप GSTR 7 फाइल करेंगे तो वो पैसा वहां से उठ के आ जाएगा आपके सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। और जैसे ही आप GSTR 7 फाइल करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्टिफिकेट खुद ब खुद इशू हो जाएगा, जिसको सप्लायर जो है अपने डाउनलोड सेक्शन से, जहां से हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं, वहीं से ये अपना TDS सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है, जिसका नाम है GSTR 7A, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक और चीज बताई गई थी कि जो अपना DDO है, अब ये चीज़ मैं भूल गया था, एक मिनट पीछे आइए, एक सेकेंड, ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि इन सब लोगों को जो है TDS चार्ज करना है तो डिपार्टमेंट किसके थ्रू करता है, तो डिपार्टमेंट में जो है एक पोस्ट होता है DDO का, ठीक है, ड्राइंग्स एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। यही जो है ऑथोराइज होता है कोई भी पैसा निकालने और उसके पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए। तो उसी के नाम से हम लोग ये रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं GST में टैक्स डिडक्शन के लिए, ठीक है। तो DDO ही TDS के लिए लायबल होता है इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो DDO है, जो कि ड्राइंग्स एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, जो कि TDS डिडक्ट कर रहा है और उसके पेमेंट के लिए और रिटर्न के लिए लायबल है, उसको देखिए एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, ठीक है। उस रिकॉर्ड में क्या क्या डालना है, सीरियल नंबर, GST of the deductee, trade name, amount paid to the deductee on which tax is deducted, IGST, CGST या फिर SGST और इसका टोटल, ये आपको एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है DDOs को, ठीक है। आगे देखिएगा। अब क्या है कि इफ एनी डिडक्टर फेल्स टू फर्निश द डिडक्टी द सर्टिफिकेट, अब चूंकि देखिए सर्टिफिकेट जो है वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिक इशू हो जाएगा, जैसे ही आप अपना GSTR 7 भरेंगे तो जो अपना सर्टिफिकेट है GSTR 7 है वो इशू हो जाएगा। तो अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होगा। तो उसके लिए जो है लेट फी है, लेट फी क्या है, 100 रुपया पर डे CGST का, तो 100 रुपया पर डे SGST का भी होगा, यानी कि 200 रुपया पर डे का है और 10,000 रुपया मैक्सिमम है। इसके लिए आपको लेट फी देना होगा, ठीक है। आगे क्या है, द डिडक्टी शैल क्लेम क्रेडिट इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि GSTR 7 फाइल करते ही आपके सप्लायर के जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा और वो अपना ITC क्लेम कर सकता है। अब आगे देखिएगा, मान लीजिए आपने पैसा डिडक्ट कर लिया लेकिन उसको जमा नहीं करा पाए, तो उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट देना होगा @18%, ठीक है। अगला है The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 और 74। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं TDS के प्रोविजंस में कि पेनल्टी लग जाएगी, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अगला देखिएगा, मान लीजिए आपने किसी
सप्लायर का ज़्यादा ही पैसा डिडक्ट कर लिया गलती से, तो ज़्यादा ही पैसा डिडक्ट कर लिया और उसको आपने गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा करा दिया। ध्यान दीजिएगा, अभी केवल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कराया है, GSTR 7 फाइल नहीं किया है। तो जो डिडक्टर है, रिसिपिएंट है, अगर उसने केवल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा कराया है और ज़्यादा पैसा काट लिया था, तो फिर वो रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। रिफंड के लिए क्लेम करेगा और फिर उसको पैसे वापस कर देगा अपने सप्लायर को। लेकिन मान लीजिए उसने एक्सेस अमाउंट जो है डिडक्ट कर लिया है या फिर कुछ गलत अमाउंट डिडक्ट कर लिया है और उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कराने के बाद जो है GSTR 7 भी फाइल कर दिया है, तो उस केस में तो जो अमाउंट है वो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला गया, तो इस केस में सप्लायर ही यानी कि डिडक्टी ही रिफंड क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब मेन बच्चा एक बहुत बड़ा सवाल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने कहाँ देखा था, रिटर्न वाला सेक्शन यहाँ पे देखा था, रिटर्न का हम लोग क्या करते हैं कि हमारा किसी मंथ में सेल परचेज नहीं होता है, तो क्या करते हैं, नील रिटर्न फाइल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन GST में TDS का जो प्रोविजन है, इसमें नील रिटर्न जैसा कुछ नहीं है। आपको GSTR 7 यानी कि TDS वाला रिटर्न उसी मंथ में फाइल करना है जिस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है। मान लीजिए आपने किसी मंथ में किसी भी पार्टी का TDS डिडक्ट ही नहीं किया, तो उस मंथ में आपको GST का TDS वाला रिटर्न यानी कि GSTR 7 फाइल ही नहीं करना है। ठीक है, नील रिटर्न जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है TDS का। अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक भी आपने कोई TDS डिडक्ट नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है इसका रिटर्न फाइल करने का। जिस मंथ में आप एक भी TDS डिडक्ट कर लेते हैं, बस उस मंथ में TDS वाला जो आप है रिटर्न GSTR 7 वो फाइल कर दीजिए। तो आई होप जो है ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आप एक बार देख लेते हैं, ये समरी भी है, किसको किसको डिडक्ट करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ही डिडक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर TDS होगा ही नहीं। और कब होगा, जब 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का किसी भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू हो, मतलब कि यहाँ पे आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं होगा और चाहे कितने भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो आपको TDS डिडक्ट करना है अगर अमाउंट 2,50,000 से ज़्यादा का है। क्या रेट है, 2%, ये आपको पता ही है। ये वही TDS कब नहीं लगेगा, अगर सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट के स्टेट से अलग है, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2018 से पहले हुआ है। TDS जब पेमेंट होगा या सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट होगा तब काटना है, ये मैं बता चुका हूँ। और काटे गए TDS का पेमेंट और इसका रिटर्न अगले महीने के 10 तारीख तक जमा कर देना है। देखिए ये कितना सिंपल हो गया है, इसको आप देख लेंगे सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अगर अगले मंथ के 10 तारीख तक पेमेंट नहीं हुआ तो 18% इंटरेस्ट और रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो 200 रुपये डेली का, मैक्सिमम 10,000 तक, ये आपको पता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि TDS में नील रिटर्न जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी मंथ में एक भी TDS नहीं काटा गया है तो उस मंथ में TDS का रिटर्न फाइल करना ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।